हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग जीव विज्ञान का पूर्ण समाधान पाएंगे, नोट्स भी मिलेंगे, साथ के साथ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी के लिए यहाँ तैयार किया जा रहा है, ताकि इस लॉकडाउन में आपकी बोर्ड की तैयारी या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोग पुष्प की संरचना, आवश्यक अंग, सहायक अंग और उसके साथ पुष्प के नर जनन अंग का चर्चा की, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह का आवश्यक अंग, अलग अलग तरह के सहायक अंग और पुष्प के नर जनन अंग एंड्रोसियम के संरचना और उसके विभिन्न अंगों के भाग के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पुष्प का मादा जनन अंग, जिसको हम लोग जायांग या स्त्री केसर के नाम से जानेंगे, या गाइनोइसियम भी हम लोग इसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर और देखते हैं किस तरह से पुष्प में मादा जनन अंग स्थित है और वो किस तरह से कार्य कर रहा है। चलिए, जायांग या स्त्री केसर, जायांग या स्त्री केसर। चलिए, जायांग को हम लोग पिस्टल के नाम से जानते हैं। जायांग को हम लोग पिस्टल के नाम से जानते हैं, या आप इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जायांग। चलिए बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए जरा। पुष्प के मादा जनन अंग को हम लोग नाम देते हैं जायांग। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या नाम देंगे? तो पुष्प के मादा जनन अंग को नाम दिया जाता है जायांग। और जायांग जो है यही मुख्य अंग है। इसका ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ जायांग जो है उसको हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानेंगे। देखिए जरा, जायांग जो है वो एक अंडक या फिर एक से अधिक अंडक से मिलकर बना हुआ हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए जरा, क्या कहा जा रहा है? जायांग पुष्प का मुख्य मादा जनन अंग है। इसमें क्या होगा कि ये जायांग जो है, जो आप यहाँ देख रहे हैं जायांग पिस्टल, ये होता क्या है? या तो एक अंडक से बना हुआ हो सकता है या फिर एक से अधिक अंडक से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। अब बात यह अधिक स्तरीय अंडक क्या है? तो जायांग के इकाई को हम लोग कार्पेल या अंडक नाम देते हैं, कार्पेल या अंडक नाम देते हैं। तो जायांग जो है हमारा या तो एक कार्पेल से मिलकर बना हो सकता है या फिर एक से अधिक कार्पेल से मिलकर बना हो सकता है। जब हमारे पुष्प का जायांग एक कार्पेल से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी के नाम से या फिर एक अंडपी के नाम से जानते हैं। जब हमारा जायांग एक से अधिक प्रकार के कार्पेल से मिलकर बना है तो उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी या फिर बहुअंडपी जायांग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर बहुत सारे यानी कि एक से अधिक अंडक से मिलकर बना है, ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेल जो है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्पेल हमारा जायांग दो प्रकार का हो गया, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। देखिए हम लोग यहाँ मोनोकार्पेलरी, कार्पेलरी और इसके बाद हो गया आपका मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। आप इसका हिंदी लिखते हैं एक अंडपी और बहुअंडपी, एक अंडपी और बहुअंडपी। अब देखिए, जब ये जब ये जायांग मल्टी कार्पेलरी है, यानी कि यहाँ पर जब एक से अधिक कार्पेल प्रेजेंट है, तो हम लोग सोच सकते हैं यहाँ कि ये क्या हो सकता है कि या तो ये कार्पेल अलग अलग हो सकता है या फिर ये कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज हो सकता है। या तो ये जब एक से अधिक है तो या तो ये क्या हो सकता है कि एक से अधिक है तो या तो ये एक साथ जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर ये क्या होता है कि अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान दीजिए जरा, जब क्या होगा
कि कार्पेल, जब कार्पेल अलग अलग होगा तो इसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस। इसको हम लोग कहते हैं क्या? एपोकार्पस। और जब क्या होगा कि बहुत सारा यानी कि सारा का सारा जो कार्पेल है वो अलग अलग हो, सॉरी एक साथ होगा, तो उसको हम लोग कह देंगे सेनकार्पस। सेनकार्पस कैसे बताए? जब कार्पेल अलग अलग है तो एपोकार्पस, हिंदी में हम लोग इसको जो है वी युक्तांडपी के नाम से जानते हैं, वी युक्तांडपी। और यहाँ जब क्या होगा कि एक साथ होगा बहुत सारा, तो उसको हम लोग कह देते हैं सेनकार्पस या युक्तांडपी, वी युक्तांडपी या फिर युक्तांडपी। चलिए आगे बढ़िए जरा। अब जायांग के बारे में अब देखते हैं। जायांग जो है ये मुख्य रूप से 3 भाग से मिलकर बना है। एक ब्रीफ रिव्यू आपको पीछे के लेक्चर में मिल चुका है। आप प्ले लिस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सर्च करेंगे चैनल के प्ले लिस्ट में, तो आपको वहां पर सब चीज का डिटेल वहां पर किया गया है। एक ब्रीफ रिव्यू दिया गया है। जायांग जो है पुष्प का जायांग ये 3 भागों से मिलकर बना है। क्या सब? तो सबसे पहला जो भाग है वो है स्टेगमा, दूसरा जो भाग है वो है स्टाइल, और तीसरा जो भाग है वो है ओवरी, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों मिलकर के हमारे पुष्प के मादा जनन अंग का निर्माण करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे जरा यहां से। चलिए अब हम लोग जायांग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जायांग में किस तरह से स्ट्रक्चर है। जायांग 3 भागों से मिलकर बना है। सबसे पहला स्टिग्मा, दूसरे नंबर में स्टाइल और तीसरे नंबर में ओव्यूल। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल और नंबर 3 ओवरी। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर मिला करके हमारे जायांग का स्ट्रक्चर पूरा होगा। अब इस ओवरी के नीचे जो है एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग ओव्यूल नाम देते हैं। अब आप जरा यहाँ ध्यान देंगे कि आपको पीछे के लेक्चर में बताया गया है कि स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करेगा, जबकि स्टाइल परागन के समय पॉलिनेशन के बाद ये क्या करता है, नर युग्मक को यहाँ ओवरी के पास लाने का कार्य करेगा। और ओवरी जो है ये क्या करेगा, निषेचन के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ पर हमारा जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये क्या होगा, निषेचन के बाद यानी कि मादा युग्मक का जो जरूरत होगा वो ओव्यूल से पूरा होता है, और ये निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। याद आपको ये भी रखना है कि निषेचन के बाद ओवरी फल में और ओव्यूल बीज में परिवर्तित होता है। अब आप जरा सा इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल जो यहाँ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बेसिक मतलब हकीकत में है क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एक टिपिकल ओव्यूल का नजर आए। अब ध्यान देंगे कि ये किस तरह से ये स्ट्रक्चर है। चलिए बारी बारी से देखेंगे। हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। चलिए अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो हमारा ओव्यूल है ये इंटेगुमेंट से घिरा हुआ होगा, यानी कि ओव्यूल को बनाने वाला जो एक परत है जो ओव्यूल को घेर करके रखता है उसको हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट 2 है, एक अंदर के तरफ एक बाहर के तरफ। अंदर तरफ जो है अंदर के तरफ जो इंटेगुमेंट है उसको हम लोग इनर इंटेगुमेंट, और जो बाहर के तरफ इंटेगुमेंट है उसको हम लोग आउटर इंटेगुमेंट नाम देते हैं। अब आगे इसके आगे इंटेगुमेंट एक कुछ जगह ऐसा है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये पोर्शन, इस पोर्शन में आपको इंटेगुमेंट एब्सेंट नजर आ रहा है। तो जहां इंटेगुमेंट एब्सेंट है उस एंड को हम लोग माइक्रोपाइल एंड या फिर विजांड काय के नाम से जानते हैं। माइक्रोपाइल एंड आप उसको कहेंगे। अब देखिए जरा कि ये माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट, ये 1 नंबर में हो गया आपका इंटेगुमेंट, 1 नंबर में हो गया आपका इंटेगुमेंट, दूसरे नंबर में हो गया आपका माइक्रोपाइल। नंबर 3 में माइक्रोपाइल के अपोजिट जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को एक स्ट्रक्चर जो नजर आएगा, यानी माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड को हम लोग क्या देते हैं, चलाजा। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड को हम लोग क्या कहेंगे, तो चलाजा कहते हैं। अब देखिए कि चलाजा माइक्रोपाइल एंड हो गया। अब इसके बाद फ्यूनिकल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करता है कि इस ओव्यूल को, यहाँ जो ओव्यूल है हम लोगों का, ये ओव्यूल इस ओवरी से अटैच होता है इस तरह से। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर जो इसको जोड़ने का काम कर रहा है इसको हम लोग कह देते हैं फ्यूनिकल, यानी स्ट्रक्चर व्हिच अटैच ओवरी टू ओव्यूल, यानी कि ओवरी को ओव्यूल से
जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देंगे, तो हम लोग नाम देंगे फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल जहां पर ओवरी से जुड़ा होगा, ये तो ओव्यूल है, सॉरी हाँ ये तो ओव्यूल है और ये ओवरी से फ्यूनिकल जुड़ रहा है, तो फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से जुड़ा है उस स्ट्रक्चर को, उस जगह को हम लोग क्या देते हैं, हाइलम। नंबर में 4 नंबर में ये हुआ और 5 नंबर में आपका ये हुआ। इस इंटेग्यूमेंट के नीचे एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग न्यूसेलस या भ्रूणपोष कहेंगे। यही भ्रूणपोष क्या करेगा, आगे बीज के संरचना में जो पोषण का जरूरत होगा उस पोषण के जरूरत को पूरा करने का कार्य यही भ्रूणपोष करता है। इसके अलावा इसके नीचे आपको जो है, इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एम्ब्रियोसैक या भ्रूणपोष नाम देते हैं। ये न्यूक्लियस जो है उसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। चलिए, तो ये सारा कहानी है किस चीज का, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में इतना सारा चीज हम लोग देखते हैं। क्या सब मिला हम लोगों को, तो सबसे पहले मिला क्या, सबसे पहले मिला इंटेग्यूमेंट, दूसरे नंबर में मिला माइक्रोपाइल, तीसरे नंबर में मिला चलाजा, चौथे नंबर में मिला हाइलम और 5वें नंबर में मिला फ्यूनिकल। चलिए, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसके नीचे भ्रूणपोष यानी कि भ्रूणपोष जो है न्यूसेलस, इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर है इसके नीचे जिसको हम लोग एम्ब्रियोसैक कहते हैं। यही एम्ब्रियोसैक मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करता है। अब हम लोग जरा सा एम्ब्रियोसैक के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एम्ब्रियोसैक किस तरह से है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से आपको ये फिगर यहाँ पर एक आउटलाइन डायग्राम हम लोग दिखा देते हैं, इस तरह से होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया एम्ब्रियोसैक। ये हम लोग इसका डिटेल अब यहाँ देखेंगे एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर किस तरह से है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक। हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर हम लोग शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक, देखिए जरा एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग अब इनलार्ज व्यू में यहाँ दिखाना शुरू किए। तो देखिए जरा माइक्रोपाइल एंड, दोनों आप ध्यान से दोनों को कंपेयर करके समझेंगे। यहाँ पर आपको माइक्रोपाइल एंड दिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ समय के बाद जब आप कुछ समय के बाद देखेंगे या पढ़ेंगे तो उस समय आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर एंटीपोडल सेल कहाँ मांग रहे हैं, कहाँ पर आपके एपरेटस कहा जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको यह आसान होगा, काफी समय तक, काफी लंबा समय आपका जो है याद रहेगा। आप कंपेयर करके लेकिन समझिए जरूर कि किस तरह से आपको याद रखना है। तो माइक्रोपाइल एंड के तरफ ये रहा आपका माइक्रोपाइल एंड, जहां इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। जहां इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उस एंड के तरफ जो आपको सेल मिलेगा उसको आप क्या देंगे, एग एपरेटस। इसको आप क्या कहेंगे, एग एपरेटस। इसको आप क्या कहेंगे, तो एग एपरेटस। एग एपरेटस जो है आपका ये दो चीज से मिलकर बना होगा। एक सेल आपको यहाँ नजर आ रहा है जिसको आप एग सेल कहते हैं, और एक सेल आपको यहाँ नजर आ रहा है जिसको आप सिनर्जिड सेल कहते हैं। एक को आप एग सेल कहेंगे और दूसरा को सिनर्जिड कहेंगे, और ये दोनों मिला करके क्या करता है, एग एपरेटस का फॉर्मेशन करता है। और ये किस तरफ है, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ। जैसे ही हम लोग चलाजा एंड की तरफ बढ़े, जैसे ही हम लोग चलाजा एंड की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ जो सेल होगा उसको हम लोग एंटीपोडल सेल नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। सेंटर में हम लोगों को कुछ सेल दिखाई दे रहा है, ये हम लोग पोलर न्यूक्लिया है, और यहाँ पर कुछ सेल होगा जो इसको पोषण देने का काम करेगा। इसको हम लोग सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। चलिए, अब आप जरा देखेंगे यहाँ पर कि ये जो संरचना है एम्ब्रियोसैक का, ये सारा स्ट्रक्चर जितना भी सेल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है कि सभी ये सारा हैप्लॉइड कंडीशन में है, यानी कि अगुणित संरचना। केवल और केवल ये संरचना द्विगुणित है, केवल और केवल ये संरचना द्विगुणित है। क्योंकि होता क्या है कि ये दोनों आकर के आपस में फ्यूज करके एक 2n का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए जरा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि किसी एक परिपक्व भ्रूणपोष में कितनी कोशिका और कितना केंद्रक उपस्थित होता है। तो यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि एक कोशिका का संख्या गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 कोशिका यहाँ उपस्थित है। अब अगर आपसे केंद्रक की संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब शायद 8 होगा, लेकिन ये आंसर गलत होगा। अब आप ध्यान देंगे ये गलत क्यों होगा? सर 8 कोशिका है तो 8 केंद्रक होगा, एक कोशिका में एक केंद्रक हम लोग ऐसे जनरली होता है तो हम लोग उसी को मान के चलेंगे, ठीक है बात। लेकिन होता क्या है सर कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 6, लेकिन यहाँ पर जो सेल है ना ये केवल सेल अलग है, लेकिन इसका न्यूक्लियस अब फ्यूज हो चुका है, इसलिए ये 2n स्ट्रक्चर में परिवर्तित हुआ और ये स्ट्रक्चर आपका अब अलग अलग कोशिका नहीं है, ये एक ही कोशिका अलग है, लेकिन केंद्रक क्या है, एक ही है, इसीलिए यहाँ पर केवल एक केंद्रक जुड़ा जाएगा। यानी कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में एम्ब्रियो सेक में आपको 8 कोशिका और 7 केंद्रक नजर आता है। ये आपका स्ट्रक्चर है इस तरह से इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह से सारा चीज हुआ, किस तरह से क्या सब हुआ इसको आप एक बार फिर देखेंगे कि किस तरह से है। मादा युग्मकोद्भिद एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर हिंदी होगा मादा युग्मकोद्भिद। एक मादा युग्मकोद्भिद का स्ट्रक्चर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हम लोगों को माइक्रोपाइल एंड के तरफ 2 तरह का कोशिका मिलेगा। एक 2 कोशिका का समूह नीचे मिलता है जिसको हम लोग सिनर्जिड कहते हैं, कहेंगे। एक ऊपर के तरफ मिलेगा जिसको हम लोग एग सेल कहेंगे। यही एग सेल निषेचन के समय निषेचित होगा। अभी हम लोग जब निषेचन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ना है फिर से ही। और यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लिया आपको सेंटर में मिलेगा, ये भी निषेचन के समय क्या होगा, निषेचित होगा और ये क्या करेगा, पोषक पदार्थ बनाने का कार्य करेगा। ये प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का PEN का फॉर्मेशन करेगा और डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होगा उसको ये क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। इसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, चलाजा एंड के तरफ जाए तो यहाँ पर हम लोगों को 3 ग्रुप मिलेगा सेल का, 3 ग्रुप, तो इसको हम लोग कह देंगे एंटीपोडल सेल। इस तरह से ये सारा काम है। इसके अलावा हम लोगों को क्या है कि एक केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल मिलता है। ये सेंट्रल सेल क्या है कि भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका है जो भ्रूणकोश के द्वारा घिरी होगी और ये क्या करता है कि ध्रुवीय केंद्रक को क्या करेगा, भोज्य ध्रुवीय केंद्रक के लिए या जो पोलर न्यूक्लिया आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए ये क्या करता है, पोषण संग्रहित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, तो भ्रूणकोश का। ये स्ट्रक्चर हो गया भ्रूणकोश का। इस तरह से हम लोग जायांग का क्या सब देख लिए, तो जायांग के स्ट्रक्चर में हम लोग मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी देख लिए, एपोकार्पस, सिनकार्पस देख लिए। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख लिए। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक देख लिए। इतना सारा चीज हम लोग देखे मादा जनन तंत्र में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग अभी शुरू करेंगे परागन। परागन पॉलिनेशन क्या है देखेंगे, सारा पॉलिनेशन, सभी पॉलिनेशन को अभी के अभी खत्म करेंगे। पॉलिनेशन क्या है, कितने टाइप्स का है और किस तरह से होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पॉलिनेशन। चलिए शुरू करते हैं परागन। परागन या पॉलिनेशन क्या है पॉलिनेशन, तो देखिए जरा। पॉलिनेशन वैसी प्रक्रिया जिसमें पुष्प के एंथर से परागकण का स्थानांतरण पुष्प के स्टिग्मा पर होता है। ध्यान देंगे इस तरफ आप जरा कि जैसे आपको बताया गया था ये अगर एक पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, ठीक, पुष्प 1 और पुष्प 2। ये रहा आपका पहला पुष्प और ये रहा आपका दूसरा पुष्प। ये रहा पुष्प 1 और ये रहा पुष्प 2। देखिए जरा कि जब पुष्प के एंथर से, यानी कि आपको बताया गया है कि पुष्प का जो ये वाला हिस्सा है एंथर और फिलामेंट वाला, ये पुष्प का नरजनन अंग है और ये वाला पुष्प का मादा जनन अंग है। ये आपको पीछे से बताया जा रहा है। ये इस पुष्प के एंथर से, यानी कि किसी भी पुष्प के एंथर यानी कि नर जनन अंग से परागकण का स्थानांतरण जब मादा जनन अंग पर होगा तो इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं परागन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन दो तरह का, स्वपरागन और परपरागन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको आप कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? यदि अगर एक ही पुष्प के अंतर से या एक जाति के पुष्प के अंतर से, ध्यान देंगे जरा, या तो पुष्प समान है या फिर एक ही पौधा के अलग अलग पुष्प पर अगर परागकण का स्थानांतरण हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे स्वपरागन। ध्यान देंगे जरा कि या तो क्या हो रहा है, एक पुष्प के यानी कि इस पुष्प के अंतर से इसी पुष्प के स्टिग्मा पर आ जाए तो भी स्वपरागन, और जिस पौधा का ये पुष्प, अगर मान लेते कि इस पौधा का ये पुष्प है और यहाँ पर ये इसका दूसरा पुष्प रहा, तो इसके अंतर से अगर इसके स्टिग्मा पर आ रहा है तो भी हम लोग कहेंगे कि ये स्वपरागन है। परपरागन क्या होगा कि एक पुष्प के अंतर से दूसरे जाति के पुष्प के अंतर पर जब परागकण का स्थानांतरण होगा तो उसको हम लोग नाम देते हैं परपरागन। स्वपरागन परपरागन समझ में आ गया होगा। स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन ऐसी प्रक्रिया जिसमें परागकण का स्थानांतरण एक ही पुष्प के अंतर से उसी पुष्प के स्टिग्मा पर या एक ही पौधा के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण का स्थानांतरण होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्वपरागन। स्वपरागन दो तरह का, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी। स्वयुग्मन ऑटोगैमी, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, और इसको हम लोग कहते हैं ज़ीटोनोगैमी। ज़ीटोनोगैमी, ऑटोगैमी और ज़ीटोनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होगा? स्वयुग्मन ऐसी प्रक्रिया, स्वयुग्मन ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुष्प का जिसमें परागकण का स्थानांतरण एक ही पुष्प पर हो रहा है। यहाँ जो आप देखिए, यहाँ से जब यहाँ आ रहा है, एक ही पौधा के अंतर से उसी पौधा के स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्वयुग्मन। लेकिन वही अगर इस पादप के यानी कि ये जो सजात पुष्पी का बात करें तो इस पुष्प के अंतर से इस पुष्प के स्टिग्मा पर या फिर इस पुष्प के अंतर से इस पुष्प के स्टिग्मा पर पौधा नहीं बदल रहा है, याद रखना है, तो इस तरह के पुष्प को, इस तरह के परागन को हम लोग सजात पुष्पी परागन नाम देते हैं। चलो, स्वयुग्मन का हम लोग स्वपरागन का हम लोग अनुकूलन देखते हैं कि स्वपरागन होगा कब, कौन सा कंडीशन है जब स्वपरागन होता है। तो सबसे पहला है अनुकूलन में उभयलिंगता, यानी कि पुष्प अगर द्विलिंगी है, यानी कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग। बताया गया आपको जीवों में जनन चैप्टर, फिर से प्लेलिस्ट आप खोलेंगे अगर तो आपको फिर से मिलेगा, वहां पर एक लिंगी द्विलिंगी सब चीज बताया गया है। आप यहाँ देखेंगे और क्या होगा कि उभयलिंगता जो है, उभयलिंगता क्या होगा कि ऐसा जीव जिसमें क्या होता है कि नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प पर स्थित है तो उस पुष्प को हम लोग उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पुष्प अगर उभयलिंगी होगा तो स्वपरागन होगा। समकाल पक्वता, ध्यान देंगे जरा, अब इस सबको मिटाइए, आप यहाँ देखेंगे अगर मान लेते हैं कि होना क्या है कि स्वपरागन होना है तो इस पुष्प के अंतर से इस पुष्प के स्टिग्मा पर आएगा तो क्या होना चाहिए कि इसका परिपक्वन समय, यानी कि ये जब परिपक्व होगा और इसका जो परिपक्व होने का समय है, परिपक्व होने का कहने का मतलब है मैच्योरिटी, जब ये परागन के लायक हो सके, तो जब इस दोनों का, ये दोनों जब परिपक्व होगा, ये दोनों यानी कि ये वाला एंथर और ये वाला स्टिग्मा समकाल पक्वता, सम मतलब बराबर, काल मतलब समय और पक्वता का मतलब है मैच्योरिटी, यानी कि परागन के लायक अगर ये दोनों होगा और एक ही समय में अगर लायक होगा तो उसको हम लोग समकाल पक्वता का नाम देते हैं। ये भी होना चाहिए। अनून्मलीयता, अब ध्यान देंगे, कुछ पुष्प ऐसा है जैसे वायोला, कनकौआ, ये सब ऐसा पुष्प है जिसमें होता क्या है कि ये पुष्प कभी पूर्ण रूप से खुलता ही नहीं है। ये पुष्प कभी जैसे इस तरह से बंद है तो ये बंद ही रहेगा, इसके नीचे सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जब खुलेगा तब न वहां से किसी दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन इसमें इंटर करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा बंद ही रहेगा और बंद रहने के कारण होता क्या है कि यहाँ हमेशा स्वपरागन ही होगा। ये अनुकूलन है आपके स्वपरागन के लिए। चलिए अब हम लोग आगे स्वपरागन का लाभ देखेंगे
कि स्वपरागन का लाभ क्या क्या है। तो देखिए जरा, स्वपरागन का सबसे पहला लाभ ये है, स्वपरागन का सबसे पहला लाभ ये है कि यहाँ पर परागन कम खर्च होगा। कम खर्च होगा किस चीज का? तो परागकण का खर्च जो है ये क्या होगा? कम होगा। परागकण कम खर्च होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा दूर जाना नहीं है, या तो एक ही जगह से यहीं से यही आना है, तो कम परागकण में भी इसका काम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर समयुग्मजी संतति होगा। समयुग्मजी संतति यानी कि कहने का मतलब कि जो संतान होगा वो माता पिता के जैसा ही होगा। तीसरा फायदा इसका ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि प्योर लाइंस बरकरार रहता है। प्योर लाइंस कहने का मतलब यह हुआ कि क्या होगा कि जो लक्षण पीछे की पीढ़ी में था उसमें बिना किसी बदलाव का वो अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, तो इसको हम लोग प्योर लाइंस नाम देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद लाभ में अगला नंबर होगा अनिश्चित काल तक इसकी जाति का सर्वोच्चता बना रहेगा। अनिश्चित काल तक इसके जाति का सर्वोच्चता कहने का मतलब है इसके खत्म होने का चांस काफी कम होता है, क्योंकि इसका सारा लक्षण सेफ होता है। यहां तक का बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, और हानि क्या है इसका? तो इसमें नया लक्षण विकसित नहीं होगा। हानि भी एक बार देख ही लेंगे आप। हानि यहाँ से हानि हम लोग लिख देते हैं। हानि यहाँ लिख लीजिए, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। सबसे पहला हानि कि इसमें आपको विभिन्नता नहीं मिलेगी। विभिन्नता नहीं मिलने के कारण एक नंबर में आप लिखेंगे विभिन्नता नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर में लिखेंगे विभिन्नता नहीं होने के कारण ये विकास में भाग नहीं लेता है, क्योंकि आपको पता है इवोल्यूशन सॉरी आपको पता है वेरिएशन इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशन आएगा तभी इवोल्यूशन जो है वो होगा। इसके बाद इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। विभिन्नता नहीं आएगी, अनुकूलन नहीं होगा, अनुप्रभावी लक्षण बना हुआ रहेगा, यानी कि जिस लक्षण का जरूरत हम लोगों को नहीं है वो लक्षण यहाँ पर बना हुआ रहेगा। त्रुटिपूर्ण लक्षण को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। ये सारा स्वपरागन का हानि है। चलिए, स्वपरागन ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परपरागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब एक पुष्प के एंथर से परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर हो रहा है, यानी कि अगर एक पुष्प से एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं परपरागन। परपरागन में होगा क्या, ये देखिए जरा। परपरागन का अलग अलग पादप चाहिए। अलग अलग पौधा में पुष्प, अलग अलग पुष्प से अलग अलग पुष्प में क्या होगा? परागकण का स्थानांतरण होता है। अनुकूलन क्या होगा? तो ये अनुकूलन यहाँ हम लोग लिखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन ध्यान देंगे, यहाँ अनुकूलन में उभयलिंगता था, तो यहाँ क्या होगा? एक लिंगी पुष्प, यानी कि जब तक एक लिंगी पुष्प नहीं होगा तब तक वहां क्या होगा? परपरागन का चांस है ही नहीं। इसके बाद भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता यानी कि जो एंथर और स्टिग्मा भाग लेगा परागन में वो अलग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए, और ये कंडीशन क्या कहलाता है? भिन्न काल पक्वता। अगर इस स्थिति में पराग कोष यानी कि एंथर पहले परिपक्व होता है तो उसको हम लोग कुपूर्वता के नाम से जानते हैं, कुपूर्वता के नाम से, या प्रोटेंडरस कहते हैं। लेकिन अगर स्टिग्मा यानी कि मादा जनन अंग पहले परिपक्व होता है तो उसको हम लोग स्त्री पूर्वता के नाम से जानते हैं या प्रोटोज्ञानी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है भिन्न काल पक्वता में। चलिए, इसके बाद आ जाता है स्वबंध्यता। सेल्फ स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्वबंध्यता यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि होता क्या है ना कि अगर कोई भी पुष्प अपने पुष्प के यानी कि
एक पुष्प है और वो अपना एंथर को एक्सेप्ट नहीं करे, उसको रिजेक्ट कर दे और किसी दूसरे के एंथर को लेकर के काम करे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वबंध्यता। तो ये हो गया इसका कहानी। चलिए पर परागण में क्या होगा, पर परागण में परागकण के स्थानांतरण के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, हमको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अलग अलग माध्यम जो है काम करता है, जैसे वायु का जैसे अजैव कारक और जैव कारक दोनों काम करेगा। अजैव कारक का अगर बात करें तो वायु और जल काम करेगा। जैव कारक में बहुत सारा जैव कारक होता है, जो हम लोग सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे अगले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।